हेलो स्टूडेंट, आई एम शशिबाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल कोरिलेशन फॉर फ्री कन्वेक्शन और डायमेंशन एनालिसिस अप्लाइड टू नेचर ऑफ फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। तो अब इससे पहले हमने एम्पिरिकल कोरिलेशन फॉर फोर्स कन्वेक्शन फाइंड आउट किया था। अब जो हमारा पॉइंट है दैट इज फ्री कन्वेक्शन। तो इस फ्री कन्वेक्शन के लिए हम एम्पिरिकल कोरिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ कन्वेक्शन है तो यहाँ पर जो मेन फैक्टर अकर्स होगा दैट इज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इन केस ऑफ नेचुरल फ्री कन्वेक्शन लाइक फोर्स्ड कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट डिपेंड्स अपॉन द वेरिएबल दिस एंड दिस। तो जिस तरह से हमारा जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, अगर हम फ्री कन्वेक्शन की केस में बात करें तो जैसे फोर्स कन्वेक्शन में हमने देखा था कि जो फोर्स कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो डिपेंड करता है इन सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर। तो इसी तरह से जो हमारा फ्री कन्वेक्शन होता है, यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो भी डिफरेंट क्वांटिटीज पर डिपेंड होगा। जैसे देखिए, सिंस द फ्लूइड सर्कुलेशन इन फ्री कन्वेक्शन इज ओविंग द डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन द वेरियस फ्लूइड लेयर ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड नॉट बाय एक्सटर्नल एजेंसी। तो जैसा कि हम जानते हैं फ्री कन्वेक्शन में हमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी का यूज़ नहीं करना पड़ता है, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता है। इसलिए जो फ्लूइड का सर्कुलेशन होता है फ्री कन्वेक्शन में वो हमारा सिंपली बेस्ड होता है डेंसिटी डिफरेंस पर। और ये जो डेंसिटी डिफरेंस होता है ये फ्लूइड के डिफरेंस जो वेरियस लेयर्स के साथ आपका जो फ्लूइड पूरा एक साथ आपको जो दिखाई देता है उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं फ्लूइड की। तो उन सभी फ्लूइड की लेयर के बीच में जो डेंसिटी में जो डिफरेंस होता है तो उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर एक सर्कुलेटिंग करंट फॉर्म होती है जिससे आपका वाटर जो कन्वेक्शन है वो अकर्स होता है, यानी कि हीट ट्रांसफर आपका फ्लूइड में होता है। किसके कारण? डेंसिटी डिफरेंस के कारण। और ये जो डेंसिटी डिफरेंस होता है फ्लूइड लेयर्स के बीच में ये किसके कारण होता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी कि जैसे जैसे लेंथ के अकॉर्डिंग आपका टेम्परेचर चेंज होता जाएगा, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, सॉरी लेंथ नहीं, यहाँ पर डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपका टेम्परेचर चेंज होता जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो डेंसिटी डिफरेंस है वो भी आपका वेरी करता जाएगा। Therefore, velocity v is no longer an independent variable but depends upon the following factor। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी v है वो ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर जो ये आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो डिफरेंट टर्म्स पर डिपेंड करता है, यानी कि वेलोसिटी पर ये यहाँ पर इतना डिपेंड नहीं करेगा। इसके अलावा जो अदर फंक्शन है वो हमारे यहाँ जो अदर आपके क्वांटिटीज़ हैं वो ये हैं डेल्टा टी, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हीटेड सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड दैट इज बीटा, और जी हमारा एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन सभी पैरामीटर पर आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फ्री कन्वेक्शन का डिपेंड करेगा। तो बीटा जी डेल्टा टी को हम कंसीडर करते हैं एज अ वन फिजिकल फैक्टर। ये हमारा टोटल क्या कहलाएगा? सिर्फ एक माना जाएगा, यानी कि एक फैक्टर है। तो जैसा मैंने आपको फोर्स कन्वेक्शन बताया, पहले हम इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, नेक्स्ट फिर हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जाएगी। तो इस तरह से हम दो इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। और ये हमारा क्या है? बीटा जी डेल्टा टी। मैंने आपको बताया था कि ये एक फैक्टर है, इसे हम वन फैक्टर की तरह कंसीडर करेंगे। ये हमारा क्या होता है? बॉयंट फोर्स, बॉयंसी फोर्स। इसकी डायमेंशन क्या होती है हमारी? L टी की पावर -2। तो इसी तरह से यहाँ पर अब हम m n और n माइनस n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये हमारा क्या है? एक फैक्टर की तरह है। देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पर ये आसानी से आपको समझ में आएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 हमारे पास है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। m की वैल्यू, इन सभी क्वांटिटीज़ को जब हम फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जब फंडामेंटल डायमेंशन इनकी लिखी जाएंगी तो जो डायमेंशंस यहाँ पर मैक्सिमम हमारी यूज़ की जाएंगी वेरिएबल्स की, वो क्या आएंगी यहाँ पर? ml t थीटा, यानी कि m इक्वल टू हमारे कितने हो गए? 4 आ गए। यानी कि जो रिपीटिंग वेरिएबल्स होंगे वो भी हमारे कितने होंगे? 4 होंगे यहाँ पर। अब यहाँ पाई टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे, दैट इज n माइनस m। तो ये हमारी कितनी आएगी? 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, क्या आएगी? 7 माइनस 4।
तो इक्वेशन सेकंड जो थी हमारी, इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, पाई की टर्म में f1 पाई 1 पाई 2 पाई 3, क्योंकि हमारी पाई की वैल्यू 3 आई है तो जो टर्म्स बनेंगी पाई 1 पाई 2 और पाई 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो हम रिपीटिंग वेरिएबल कंसीडर करेंगे, तो रिपीटिंग वेरिएबल्स हमारे यहाँ पर हम रो, एल, म्यू और के को कंसीडर करेंगे, जैसे कि हमने फोर्स कन्वेक्शन में कंसीडर किया था। तो अब यहाँ से हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे पाई 1 की, पाई 2 की और पाई 3 की। तो पाई 1 इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, रो की पावर a1, एल की पावर b1, म्यू की पावर c1 इंटू के की पावर d1, और जो अदर हमारे रिमेनिंग वेरिएबल्स रह जाएंगे वो हमारे हर पाई टर्म में ऐड होते जाएंगे, क्योंकि पाई टर्म्स हमारी क्या होती हैं, m+1। तो पाई 2 क्या हो जाएगा हमारा, रो a2, एल की पावर b2, म्यू की पावर c2, के की पावर d2 इंटू cp, पाई 3 इक्वल टू रो की पावर a3, एल की पावर b3, म्यू की पावर c3 इंटू के की पावर d3 इंटू बीटा g डेल्टा t। इस तरह से इक्वेशन हमारी फाइंड आउट हो जाएंगी। तो इसे हम a, b और c इक्वेशन डाल लेते हैं, ये हमारा एक फैक्टर है। तो जब हम पाई 1 की टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर अप्लाई करेंगे डायमेंशन होमोजेनिटी का प्रिंसिपल, तो इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, ml नॉट टी नॉट इसका थीटा नॉट इसका टू हमारा क्या हो जाएगा, ml की पावर a1, ml की पावर -3 की होल पावर a1 हो जाएगा हमारा, इंटू l की पावर b1 यानी कि l की पावर b1 इंटू म्यू को अगर हम फंडामेंटल डायमेंशन में रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू, m l की पावर -1 t की पावर -1 की होल पावर c1 इंटू थर्मल कंडक्टिविटी को जब हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी ml t की पावर -3 थीटा की पावर -1 इंटू d1, साथ में यहाँ पर क्या है हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, दैट इज ml की पावर -3 थीटा की पावर -1। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। जब हम इक्वेशन ए को फंडामेंटल डायमेंशन के टर्म में रिड्यूस करेंगे तो हमारी इस तरह से आएगी, और जब इस पर हम डायमेंशन होमोजेनिटी का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो जो हमारी एक्सपोनेंट्स हैं इक्वेशन के बोथ साइड वो हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वलाइज हो जाएंगी। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, देखिए मैं पाई 1 टर्म के लिए कैलकुलेट करके दिखा दे रही हूँ, इस तरह से हम पाई 2 और पाई 3 की निकाल लेंगे। तो फॉर m के लिए देखिए 0 इक्वल टू a1 प्लस c1 प्लस d1 प्लस m यानी कि 1, a1 प्लस c1 प्लस d1 प्लस 1। इसी तरह से हम l के लिए निकालेंगे तो 0 इक्वल टू -3 a1 प्लस b1 माइनस का c1 प्लस का d1। इसी तरह से t के लिए हम निकालेंगे तो 0 इक्वल टू माइनस का c1 माइनस का 3 d1 माइनस का 3, और थीटा के लिए निकालेंगे तो हमारा 0 इक्वल टू माइनस का d1 माइनस का 1। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे सभी इक्वेशंस को, सॉल्विंग दीज इक्वेशन, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, a1 इक्वल टू 0, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू 0, d1 इक्वल टू -1। तो पाई 1 की जो टर्म आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, HL/K। तो इसी तरह से हम पाई 2 टर्म को कैलकुलेट करेंगे तो पाई 2 टर्म हमारी क्या आ जाएगी, मैं इसे डायरेक्ट लिख दे रही हूँ। तो जो भी हमने मेथड यहाँ पर अप्लाई किया, जैसे मैंने आपको फोर्स कन्वेक्शन बताया था तो वैसे ही मेथड हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पाई 1 की टर्म के लिए ये पूरा कैलकुलेशन की है,
तो इस तरह से पाई 2 और पाई 3 की टर्म के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रही हूँ कि पाई 2 जो हमारा कैलकुलेट होकर आएगा, तो पाई 2 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, पाई 2 वाली इक्वेशन हमारी क्या थी यहाँ पर देखिए, रो A2 L की पावर B2 म्यू की पावर C2 K की पावर D2 इंटू CT। तो ये वैल्यू हमारी थी। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा पाई 2 है वो क्या आ जाएगा, म्यू इंटू के की पावर -1 इंटू CP, यानी कि पाई 2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, म्यू CP अपॉन के। इसी तरह से हम पाई 3 टर्म के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो पाई 3 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ से मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल दे रही हूँ पाई 3 की। तो पाई 3 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, बीटा इंटू जी डेल्टा टी इंटू रो स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर। तो इसे हम इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं, बीटा इंटू जी इंटर डेल्टा टी। तो ये हमारी एक टर्म हो गई। और यहाँ पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो हमारी होती है दैट इज म्यू अपॉन रो। तो रो स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, म्यू स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बीटा इंटू जी इंटू डेल्टा टी अपॉन म्यू स्क्वायर। तो पाई 3 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, बीटा इंटू जी इंटू डेल्टा टी अपॉन म्यू स्क्वायर। म्यू हमारा क्या है यहाँ पर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। तो इस तरह से हमारा पाई 1, पाई 2 और पाई 3 की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएंगी। फिर यहाँ पर हम पाई थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाई थ्योरम को जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से हमारी आएगी। देखिए यहाँ पर अगर हम एक जनरल इक्वेशन यहाँ पर पुट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था हम इसे जनरल इक्वेशन के फॉर्म में ही फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर जो आपने स्टार्टिंग में ये इक्वेशन यहाँ पर फाइंड आउट की थी इक्वेशन 2, या फिर इक्वेशन ये जो हमारी 3 थी, इसमें भी ये सारी वैल्यू आप रख सकते हैं। तो इससे भी अगर आप इक्वेशन 3 में ये वैल्यू रखते हैं तो इससे भी कैलकुलेट हो सकता है। और जो जनरल इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, जो जनरल इक्वेशंस होती हैं हमारी, यानी कि जैसे पाई 1 इक्वल्स टू 5 पाई 2 इंटू पाई 3, तो इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जनरल में पाई 1 इक्वल्स टू 5 पाई 2 पाई 3। तो जो इक्वेशन हमारी फाइनल बन के आएगी, पाई 1 हमारा क्या है, देखिए HL अपॉन के। तो HL अपॉन के हमारा क्या होता है, नसेल्ट नंबर के इक्वल, म्यू CP के अपॉन क्या होता है, प्रांड्टल नंबर के इक्वल, और रो इंटू जी इंटू डेल्टा टी। और यहाँ पर सॉरी, जो हमारी पाई 3 टर्म थी, इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट हमारा रह गया, ये हमारा L³ यहाँ पर होगा। तो पाई 3 टर्म में हमारा ये L³ यहाँ पर मिस हो गया था, तो इसे यहाँ पर लिख देते हैं। तो जो हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी थी म्यू अपॉन रो था, यानी विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी का रेशियो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन रो म्यू स्क्वायर, और बीटा जी डेल्टा टी वैसे ही रहेगा, और L³ भी हमारा वैसे ही रहेगा। और ये जो हमारा वैल्यू होती है बीटा जी डेल्टा टी L³ अपॉन म्यू स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, क्रासऑफ नंबर के इक्वल। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, N म्यू इक्वल्स टू 5 PR इंटू GR।
और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं NU। अगर हम पोटेंशियल फंक्शन को हटाते हैं तो कांस्टेंट की टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, PR की पावर N और GR की पावर M। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस हमारे पास आया वो ये आया कि जो फ्री कन्वेक्शन के जब हम एम्पिरिकल कोरिलेशन फाउंड करते हैं तो जो एम्पिरिकल कोरिलेशन है फ्री कन्वेक्शन के लिए वो क्या होता है, जो नसल नंबर होता है वो प्रांड्टल नंबर और ग्रासहोफ नंबर का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है।